आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। चैरिटी कमिश्नर अमोक कालोती पर लगाए गए आरोपों को लेकर महाराष्ट्र के एडवोकेट्स का जोरदार पलटवार, झूठी खबरों और राजनीतिक साजिश का किया निषेध। हाल ही में पुणे में सेठ हीराचंद नेमचंद स्मारक ट्रस्ट की संपत्ति की बिक्री को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि इस ट्रस्ट से जुड़ी प्रॉपर्टी की बिक्री में अनियमितता हुई है और चैरिटी कमिश्नर अमोक कालोती ने कथित तौर पर नियमों का उल्लंघन करते हुए सेल परमिशन दी। कुछ मीडिया चैनलों और राजनीतिक नेताओं, जिनमें आमदार रविंद्र धंगेकर भी शामिल है, ने इस मुद्दे पर सवाल उठाए थे और बहुत उग्र रूप से दिए गए उनके बयानों के बाद सोशल मीडिया और न्यूज प्लेटफॉर्म्स पर कई तरह की थ्योरी और अटकलें सामने आई, जिससे पूरे मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है। इसी विवाद के बीच अब मुंबई चैरिटी एडवोकेट्स बार एसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ एडवोकेट्स प्रैक्टिसिंग इन चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस मुंबई के वर्ली में आयोजित की। इसमें एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट नितिन कदम, सचिव एडवोकेट अमोल इनामदार, मुंबई चैरिटी एडवोकेट्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट जेपी शर्मा और सचिव गार्गी पाटोले सहित कई एडवोकेट्स उपस्थित रहे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया में चैरिटी कमिश्नर अमोक कालोती के खिलाफ हो रही व्यक्तिगत आलोचनाओं और बिना किसी तथ्यों पर चल रही खबरों का खंडन करना था। एडवोकेट्स ने कहा कि जिस तरह से चैरिटी कमिश्नर के खिलाफ अभद्र भाषा और व्यक्तिगत हमले किए जा रहे हैं, वह पूरी तरह से अनुचित और निंदनीय है। उन्होंने बताया कि कुछ मीडिया संस्थानों ने अमोक कालोती और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर बिना प्रमाण के व्यक्तिगत आरोप लगाए हैं, जो तर्कहीन और सरासर गलत हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी स्पष्ट किया गया कि सेठ हीराचंद नेमचंद स्मारक ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन मुंबई में हुआ है, इसलिए सेल परमिशन देने का अधिकार पुणे नहीं बल्कि मुंबई चैरिटी कमिश्नर के पास था। एक चैनल में दावा किया गया कि यह प्रॉपर्टी ट्रस्ट को गिफ्ट में मिली थी, इसलिए उसे बेचा नहीं जा सकता था। इस पर एडवोकेट जेपी शर्मा ने बताया कि यह प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड सेल डीड के तहत 29 जुलाई 1958 को खरीदी गई थी, न कि गिफ्ट में मिली थी। वहीं कुछ लोगों द्वारा यह कहे जाने पर कि सेल परमिशन एक ही दिन में दे गई, एडवोकेट्स ने जवाब दिया कि चैरिटी कमिश्नर ने पूरी न्यायिक प्रक्रिया का पालन किया था, लेकिन राजनीतिक लोगों ने मीडिया को गलत इन्फॉर्मेशन देकर केवल दुष्प्रचार किया। वकीलों ने कहा कि कुछ राजनीतिक तत्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अमोक कालोती की छवि धूमिल करने के लिए गलत सूचनाएं फैला रहे हैं, जिसमें जनता भ्रमित हो रही है। यह सब राजनीतिक लाभ पाने की साजिश है। उन्होंने कहा कि यह मामला फिलहाल हाई कोर्ट में लंबित है और न्यायालय के आदेश आने के बाद सच्चाई सबके सामने होगी। तब तक जनता को झूठी खबरों से भड़काने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैकड़ों एडवोकेट्स ने एकजुट होकर अमोक कालोती पर लगाए गए आरोपों का निषेध किया और मीडिया से अपील किया कि बिना तथ्यों की पुष्टि किए गलत खबरें प्रसारित ना करें। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस मामले में उपस्थित वकीलों ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। आदरणीय एडवोकेट नितिन कदम जी, अध्यक्ष एसोसिएशन ऑफ एडवोकेट रेसिडेंसी प्रैक्टिसिंग इन चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, एडवोकेट श्री अमोल इनामदार साहब, सचिव एसोसिएशन ऑफ एडवोकेट प्रैक्टिसिंग इन चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, एडवोकेट श्री राहुल पीछे साहब, एडवोकेट गार्गी पटोले, सचिव मुंबई चैरिटी कमिश्नर बार एसोसिएशन, एडवोकेट सुजाता, एडवोकेट माया, एडवोकेट कविता, दीपाली राउत, अर्चना लोखंडे, गणेश चौहान, रश्मि सालोके, सुनंदा गोरे, दिनेश यादव, सागर यादव, विश्वास अलेकर, ललिता गोरी और पटेल साहब, एडवोकेट पटेल, नए बार के हमारे मेंबर आए हैं, कुछ पांडव, रेशमा और पत्रकार भाइयों, सभी का आज आपको स्वागत करते हैं। आज का जो पत्रकार परिषद बुलाया गया है, उसका विशेष विषय यह है कि चैरिटी कमिश्नर महाराष्ट्र राज्य श्री अमोक श्यामकांत कालोती साहब के प्रति कुछ न्यूज चैनल पर व्यक्तिगत आलोचना किया है और आरोप लगाया है, उसका हम लोग खंडन करके तीव्र निषेध करने के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं। और जो मीडिया पे चर्चा आई है, बात आई है, वो सरासर गलत है। जैसे कि मैं एक मीडिया के बारे में बताऊंगा। पहला कुछ चैनल पे आया है जिन्होंने कि पूरी तरह से कालोती साहब के विरोध और माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
कि उनका सगे संबंधी बता करके अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, उसका हम लोग बड़ी तीव्रता निषेध करते खंडित करते हैं। उसी तरह से कुछ मीडिया ने कहा है कि जैन ट्रस्ट जो चैरिटी कमिश्नर ने से परमिशन दिया है, उस परमिशन में सेठ हीराचंद हेमचंद स्मारक ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन है उस मुंबई। लेकिन पत्रकार लोगों ने कहा है मीडिया में कि ये पुणे के चैरिटी कमिश्नर ने परमिशन क्यों नहीं दिया और ये मैटर पुणे में जाना चाहिए। मित्रों, ये ट्रस्ट का जो रजिस्ट्रेशन है वो मुंबई में हुआ है और मुंबई में रजिस्ट्रेशन होने के नाते ये मुंबई चैरिटी कमिश्नर के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसीलिए उन्होंने परमिशन सेल्फ परमिशन दिया है। एक पत्रकार महोदय ने बोला है कि हीराचंद सिंह हेमचंद स्मारक ट्रस्ट जैन ट्रस्ट जिसको बोलते हैं, ये प्रॉपर्टी जिसका सेल्फ परमिशन कलोनी साहब ने दिया है वो प्रॉपर्टी गिफ्ट से आई है, गिफ्ट के माध्यम से आई है, इसलिए वो सिर्फ नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन सत्यता यह है कि वो प्रॉपर्टी ये ट्रस्ट ने सन 1958 में रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के माध्यम से 8/7/1958 के वर्ष में उन्होंने सेल्फ खरीद करके ट्रस्ट के नाम से लिया है। तो ये भी सरासर गलत मीडिया में अफवाह फैलाई गई। एक पत्रकार महोदय ने बोला कि चैरिटी कमिश्नर साहब ने एक ही महीने में सेल्फ परमिशन दे दिया, लेकिन ये जो आदेश हुआ है वो 51 दिन के बाद हुआ है। फरवरी में एप्लीकेशन नंबर 24/2025 दाखिल हुआ और 4 मार्च 2025 को जजमेंट दिया गया, से परमिशन दिया। तो क्या है 51 दिन के बाद परमिशन दिया गया है। 6 महीने में वैसे भी करना और वैसे भी है कि कायदे में लिखा है कि 6 महीने के अंदर परमिशन देना चाहिए अंडर डीपीटी एक्ट। इसलिए 4 अप्रैल 2025 का जजमेंट आने के बाद 8 महीने के बाद कुछ व्यक्तिगत लोग जिसका स्वार्थ है, पॉलिटिकल मोटिवेटेड लोग हैं, उन्होंने 16 अक्टूबर 2025 को हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल किया ये ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए। उसकी कॉपी हमारे पास है और 16 अक्टूबर को सर्कुलेशन देने की कोशिश की, बताया हाई कोर्ट को कि अर्जेंसी है, हाई कोर्ट ने रिफ्यूज किया। उसके बाद पूरे मीडिया पर उन्होंने गलत तरह के अफवाहें पैदा करने लगे। अभी 20 अक्टूबर 2000 चैरिटी कमिश्नर ने कलोनी साहब के सामने जो कंप्लेनेंट है जिसने रिट पिटीशन फाइल किया है वो पूना जैन संघ का है, ये भी पार्टी करके है, उन्होंने रिट पिटीशन फाइल किया और यहाँ पे 20 तारीख को स्टे एप्लीकेशन दाखिल करने के लिए है। उस एप्लीकेशन में जो कंप्लेनेंट है वो खुद ही बता रहा है, एडमिट किया राइटिंग में कि मेरा चैरिटी कमिश्नर साहब के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है और जो शिकायत है वो ट्रस्टी के खिलाफ है, हमारा चैरिटी कमिश्नर धर्मराज आयोग के खिलाफ कोई भी शिकायत नहीं है। और वो आदेश को वो लोगों ने हाई कोर्ट में चैलेंज भी किया है, मुंबई न्यायालय उच्च न्यायालय में पेंडिंग है, जो भी निकाल आएगा उसके ऊपर निर्धारित करता है। साथियों, ये जो कंप्लेनेंट है एपी पाटिल और उनके एडवोकेट उमेश पांडे, वो 20 तारीख को खुद आकर के चैरिटी कमिश्नर के सामने अपोलाइज और राइटिंग में दिया कि ये जो मीडिया में आ रहा है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारा शिकायत ट्रस्टी से चैरिटी कमिश्नर से कुछ नहीं। मित्रों, मेरा इतना कहना है कि ये जो जुडिशियल ऑर्डर उसके खिलाफ रिट पिटीशन दाखिल होगा और पेंडिंग है हाई कोर्ट में, उसके ऊपर टिप्पणी करना गलत है। चैरिटी कमिश्नर साहब ने जो भी आदेश 4/4/2025 को दिया है वो कॉलम 36 महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 के तहत दिया है। पूरी जानकारी पूरा प्रोसीजर फॉलो करके उन्होंने जजमेंट दिया है। ये जो अफवाहें उनके खिलाफ, माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ मीडिया के माध्यम से जो लोग किए हैं वो एक तरफ से राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया है। उसके वजह से हमारे चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, संस्था का बहुत बड़ा नुकसान है। कितने ट्रस्ट है
बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां सेल करने के लिए यहाँ आते हैं परमिशन के लिए, अब वो परमिशन जल्दी से नहीं मिल सकता है। ये जो प्रोपोगंडा किया गया है, इसीलिए हमें आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पब्लिक जनता और वकील जितने मंडली हैं उनसे से निवेदन करता हूँ कि वो जो अफवाह पर आप लोग ध्यान मत दीजिए। जो आदेश 4/4/2025 को दिया है चैरिटी कमिश्नर कलोती साहब ने, वो जुडिशियल ऑर्डर है, उसके खिलाफ रेट पिटीशन मुंबई उच्च न्यायालय में पेंडिंग है, तो उसके ऊपर ज्यादा बहस और टिप्पणी करना अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मेरा अनुरोध है उसके ऊपर आप लोग ध्यान न दें, और आप लोग जो मीडिया के लोग आए हैं उनका मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद जी। 4/4/2025 रोजी माननीय धर्मादाय आयुक्त साहेबांनी ऑर्डर केलेली आहे की एक तो ज्युडिशियल ऑर्डर आहे, ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑर्डर नाही आहे. त्याच्या विरुद्ध जर का कोणी गेलं, एनीवन हू इज अग्रीड बाय दॅट ऑर्डर, ही हॅज राईट टू चॅलेंज. देर शुड नॉट बी एनी ट्रायल बाय द मीडिया अगेन्स्ट सच ऑर्डर. You are making allegations against a person of a district, cadre of a district judge. So think twice before making such allegations. अभी सबका मैटर चालू है, इसलिए जा रहे हैं। अभी हमारे चैरिटी कमिश्नर महाराष्ट्र राज्य श्री अमोघ श्यामकांत कलोती साहब के प्रति कुछ न्यूज चैनल पर व्यक्तिगत आलोचना किया है और आरोप लगाया है, उसका हम लोग खंडन करके तीव्र निषेध करने के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं। और जो मीडिया पे चर्चा आई है, बात आई है, वो सरासर गलत है। जैसे कि मैं एक एक मीडिया के बारे में बताऊंगा। पहला कुछ चैनल पे आया है जो जिन्होंने कि पूरी तरह से कलोती साहब के विरुद्ध और माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के उनका सगे संबंधी बता करके अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, उसका हम लोग बड़ी तीव्रता निषेध करते, खंडित करते हैं। उसी तरह से कुछ मीडिया ने कहा है कि जैन ट्रस्ट जो चैरिटी कमिश्नर ने से परमिशन दिया है, उस परमिशन में सेठ हीराचंद हेमचंद स्मारक ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन है उस मुंबई। लेकिन पत्रकार लोगों ने कहा है मीडिया में कि ये पुणे के चैरिटी कमिश्नर ने परमिशन क्यों नहीं दिया, और ये मैटर पुणे में जाना चाहिए। मित्रों, ये ट्रस्ट का जो रजिस्ट्रेशन है वो मुंबई में हुआ है, और मुंबई में रजिस्ट्रेशन होने के नाते ये मुंबई चैरिटी कमिश्नर के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसीलिए उन्होंने सिर्फ परमिशन दिया है। एक पत्रकार महोदय ने बोला है कि हीराचंद से हेमचंद स्मारक ट्रस्ट, जैन ट्रस्ट जिसको बोलते हैं, ये प्रॉपर्टी जिसका सिर्फ परमिशन कलोती साहब ने दिया है, वो प्रॉपर्टी गिफ्ट से आई है, गिफ्ट के माध्यम से आई है, इसलिए उसे नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन सत्यता यह है कि वो प्रॉपर्टी ये ट्रस्ट ने सन 1985 में 58 में रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के माध्यम से 8/7/1958 के वर्ष में उन्होंने सेल खरीद करके ट्रस्ट के नाम से दिया है। तो ये भी सरासर गलत मीडिया में अफवाह फैलाई गई। एक पत्रकार महोदय ने बोला कि चैरिटी कमिश्नर साहब ने एक ही महीने में सेल परमिशन दे दिया, लेकिन ये जो आदेश हुआ है वो 51 दिन के बाद हुआ है। फरवरी में एप्लीकेशन नंबर 24/2025 दाखिल हुआ और 4 मार्च 2025 को जजमेंट दिया गया, सेल परमिशन दिया। तो क्या है, 51 दिन के बाद परमिशन दिया गया है। और वैसे भी है कि कायदे में लिखा है कि 6 महीने के अंदर परमिशन देना चाहिए अंडर यूपीटी एक्ट। मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए, जुडिशियल ऑर्डर को रिस्पेक्ट देना चाहिए, और ट्रस्टी लोग खुद ही आते हैं। इन्होंने जो संक्षिप्त में बताया और उसी के लिए हम लोग आपको बुलाया गया है। और जो ये मीडिया के माध्यम से बदनामी किया गया है चैरिटी कमिश्नर का, कलोती साहब का, माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का, और उसके साथ साथ हमारे चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी संस्थाएं हैं सभी का बदनामी इसमें हुआ है। उस बदनामी को आगे नहीं होना चाहिए,
इसीलिए जो अफवाहें फैलाई गई है उसको हम लोग खंडन करते हैं, उसका हम लोग निषेध करते हैं। और रणपिसे साहब ने भी बताया वही बात है कि ये जुडिशियल ऑर्डर है और ये ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए वही पार्टी बॉम्बे हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल किया है। और जब तक उसका निकाल नहीं लगता है तब तक यह कोई कहना गलत है कि चैरिटी कमिश्नर साहब ने, कलोनी साहब ने जो जजमेंट दिया है 4/4/2025 को, वो सही है या गलत है, उसको इंतजार करना चाहिए, उसके बाद मीडिया में जाना चाहिए। लेकिन राजनीतिक लोग अपना स्वार्थ लोग खुद फायदे के लिए ये सब प्रोपेगेंडा अफवाह फैलाए हैं, जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन का बदनामी हुआ है। उसके लिए हम जो भी अफवाहें फैली हैं मीडिया में माध्यम से, हम उसका बहिष्कार करते हैं, उसका खंडन करते हैं, उसका निषेध करते हैं। आणि सगळ्या ज्युडिशियल ऑफिसर्स लोक बरेच चॅरिटी कमिशनर, जॉईंट चॅरिटी कमिशनर म्हणून काम करतात। अशा पद्धतीने जर आपण त्यांना एक फिअरफुल वातावरणामध्ये, म्हणजे जर मीडियाने असं कंट्रोल केलं तर त्यामुळे सगळ्या ह्या ट्रस्टच्या कार्यपद्धतीवर त्याचा परिणाम होईल। आणि बरेचदा काय होईल की म्हणजे जिथे आता समजा अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी आहे, लोनचे जे केसेस आहेत ते सगळ्या ह्याच्यामध्ये दिरंगाई होईल आणि ह्याचा परिणाम सामान्य जनतेवर। म्हणून आमच्या वकील संघटनेमार्फत आम्ही ह्या म्हणजे हा मीडिया ट्रायल होऊ नये म्हणून आम्ही याचा विरोध करतो। 25 का जजमेंट आने के बाद 8 महीने के बाद कुछ व्यक्तिगत लोग जिसका स्वार्थ हित है, पॉलिटिकल मोटिवेटेड लोग हैं, उन्होंने 16 अक्टूबर 2025 को हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल किया ये ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए। उसकी कॉपी हमारे पास है और 16 अक्टूबर को सर्कुलेशन देने की कोशिश की, बताया हाई कोर्ट को कि अर्जेंसी है, हाई कोर्ट ने रिफ्यूज किया। उसके बाद पूरे मीडिया पर उन्होंने गलत तरह के अफवाहें पैदा करने लगे। अभी 20 अक्टूबर 2004 कमिश्नर में कलोनी साहब के सामने जो कंप्लेनेंट है जिसने रिट पिटीशन फाइल किया है वो पूना जैन संघ का है, ये भी पार्टी करके है, उन्होंने रिट पिटीशन फाइल किया और यहाँ पे 20 तारीख को स्टे एप्लीकेशन दाखिल करने के लिए है। उस एप्लीकेशन में जो कंप्लेनेंट है वो खुद ही बता रहा है, एडमिट किया राइटिंग में कि मेरा चैरिटी कमिश्नर साहब के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है और जो शिकायत है वो ट्रस्टी के खिलाफ है, हमारा चैरिटी कमिश्नर धर्मलाल आरपी के खिलाफ कोई भी शिकायत नहीं है। और वो आदेश को उन लोगों ने हाई कोर्ट में चैलेंज भी किया है, मुंबई न्यायालय, उच्च न्यायालय में पेंडिंग है, जो भी निकाल आएगा उसके ऊपर निर्धारित करता है। साथियों, ये जो कंप्लेनेंट है ये भी पाटिल और उनके एडवोकेट योगेश पांडे, वो 20 तारीख को खुद आकर के चैरिटी कमिश्नर के सामने अपोलाइज और राइटिंग में दिया कि ये जो मीडिया में आ रहा है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारा शिकायत ट्रस्टी से, चैरिटी कमिश्नर से कुछ नहीं। मित्रों, मेरा इतना कहना है कि ये जो जुडिशियल ऑर्डर उसके खिलाफ रिट पिटीशन दाखिल होगा और पेंडिंग है हाई कोर्ट में, उसके ऊपर टिप्पणी करना गलत है। चैरिटी कमिश्नर साहब ने जो भी आदेश 4/4/2025 को दिया है वो कॉलम 36 महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 के तहत दिया है। पूरी जानकारी, पूरा प्रोसीजर फॉलो करके उन्होंने जजमेंट दिया है। ये जो अफवाहें उनके खिलाफ, माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ मीडिया के माध्यम से जो लोग किए हैं वो एक तरफ से राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया है। उसके वजह से हमारे चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, संस्था का बहुत बड़ा नुकसान है। कितने ट्रस्ट हैं बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां सेल करने के लिए यहाँ आते हैं परमिशन के लिए, अब वो परमिशन जल्दी से नहीं मिल सकता है, ये जो प्रोपेगेंडा किया गया है। इसीलिए हमें आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पब्लिक जनता और वकील जितने मंडली हैं उनसे से निवेदन करता हूं कि वो जो अफवाहें पर आप लोग ध्यान मत दीजिए। जो आदेश 4/4/2025 को दिया है चैरिटी कमिश्नर
कलोती साहब ने वो जुडिशियल ऑर्डर है उसके खिलाफ रेट पिटीशन मुंबई उच्च न्यायालय में पेंडिंग है, तो उसके ऊपर ज्यादा बहस और टिप्पणी करना अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मेरा अनुरोध है उसके ऊपर आप लोग ध्यान न दें, और आप लोग जो मीडिया के लोग आए हैं उनका मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। माननीय धर्मादाय आयुक्त साहेबांनी ऑर्डर केलेली आहे ती एक तर ज्युडिशियल ऑर्डर आहे, ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑर्डर नाही. त्याच्या विरुद्ध जर का कोणी त्याला एनीवन हू इज अग्रीड बाय दॅट ऑर्डर, ही हॅज राईट टू चॅलेंज. देर शुड नॉट बी एनी ट्रायल बाय द मीडिया अगेन्स्ट सच ऑर्डर्स. You are making allegations against a person of a district, cadre of a district judge. You think twice before making such allegations. अभी सबका मैटर चालू है, इसके लिए जा रहे हैं. अभी हमारे एसोसिएशन ऑफ एडवोकेट पार्टिसिपेटिंग इन द चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष श्री एडवोकेट नितिन कदम से गुजारिश करूंगा 2 शब्द ये जो चल रहा है उसके बारे में आपसे बात करें. नमस्कार बंधूंनो, प्रथमतः तुम्ही ही गोष्ट लक्षात घ्या की ट्रस्टी चॅरिटी कमिशनकडे आले होते. त्यांनी प्रस्ताव दिला की आम्हाला अशी अशी जमीन विकायची, त्याला परवानगी द्या. चॅरिटी कमिशनर ट्रस्टींकडे जात नाही. त्यामुळे सुरुवात कोणी केली? चॅरिटी कमिशनने केली का? आणि जेव्हा प्रस्ताव दाखल होतो त्याच्या अगोदर काही रिक्विजिट स्टेप्स घ्याव्या लागतात. त्या रिक्विजिट स्टेप्स असतात की आम्हाला जमीन का विकायची आहे, आम्हाला का गरज आहे. त्याला आम्ही एक कंपेरिंग नेसेसिटी म्हणतो की त्याच्याशिवाय पर्याय नाही, म्हणून आम्हाला जमीन विकायची आहे, त्यासाठी आपण परवानगी द्यावी. त्यानंतर त्याचा रिझोल्युशन पास होतो, त्याला करावा लागतो. तो सुद्धा एकतर एकमताने किंवा बहुमताने करावा लागतो. त्यानंतर त्याचं व्हॅल्युएशन करावं लागतं. आता मीडियामध्ये मी स्वतः ऐकलेलं आहे, ज्यांनी काही परिषद घेतली होती, जो काही याच्यावरती टिप्पणी करत होता जो सद्गृहस्थ, तर ही 230 कोटीची प्रॉपर्टी 450, 550, 500 कोटीची आहे. आता हे म्हणायचा अधिकार कोणाला आहे साहेब? जो व्हॅल्युअर आहे तो व्हॅल्युअर म्हणजे गव्हर्नमेंट अप्रूव्ड व्हॅल्युअर असतात त्यांना तो अधिकार असतो, वकिलाला नसतो. चॅरिटी कमिशनरला पण हा अधिकार नाही की त्याचं व्हॅल्युएशन ठरवायचा. व्हॅल्युएशन ठरवायचा अधिकार गव्हर्नमेंट अप्रूव्ड व्हॅल्युअर असतो. एखाद्याचा व्हॅल्युएशनचा पटला नाही तर तुम्ही दुसऱ्या कुठच्या तरी सिनियरकडे जाऊन ती व्हॅल्युएशन करू. पण फक्त मीडियामध्ये रंगवायचा की 250 कोटीची प्रॉपर्टी, 500 कोटीची प्रॉपर्टी 250 कोटीला विकायचा परवानगी दिली चॅरिटी कमिशनर. ह्याने काय होतं काय की लोकांचा चॅरिटी कमिशनच्या हा धर्मादाय संघटनेवरचा विश्वास उडत जातो आणि त्याचा परिणाम सगळ्यांवरतीच होतो. आणि एकदा अशी बातमी आली की जो प्रस्ताव आता चॅरिटी कमिशनच्या समोर असेल, आमचे दुसरे काही पेंडिंग मॅटर्स असेल, चॅरिटी कमिशनर प्रत्येकाकडे त्या नजरेने बघणार. अरे ही 30 कोटीची सँक्शन मागितली आहे, ही प्रॉपर्टी 80 कोटीची असेल, मग थांबवा, स्लो करा. ह्याने नुकसान बाकीचे जे जेन्युइन ट्रस्ट आहे त्यांचं होतं. म्हणून ही जी परिषद आहे ती आपण ह्याच्यापुरती रिस्ट्रिक्ट ठेवूया की दोष कोणाचा आहे तो मुळात बघितला पाहिजे आणि त्याचा दोषाचा खापर चॅरिटी कमिशनच्या वगैरे डोके फोडण्यात काही अर्थ नाही. आणि मला तुम्हाला सांगायला अतिशय अभिमानाने आणि आनंदाने आणि मी विश्वासाने सांगू शकतो, हे जे धर्मादाय आयुक्त आहेत ते आल्यापासून त्यांनी एकही असा निर्णय दिलेला नाही की तो निर्णय वादग्रस्त असेल. इव्हन सुप्रीम कोर्टाने त्यांच्यावरती इतका विश्वास टाकला होता आणि इतक्या मॅटर सुप्रीम कोर्टाने डायरेक्टली या साहेबांकडे चॅरिटी कमिशनकडे जे कलोती साहेब आहेत त्यांच्याकडे विश्वासाने पाठवल्या. त्या विश्वासाने त्यांनी त्या ऑर्डर्स पास केल्या आणि त्याचा मोठा नंबर होता, कमी वेळ होता, तेवढ्या वेळात त्यांनी पूर्ण हे केलं आणि त्यांना त्या ऑर्डर करता यावं म्हणून आम्ही सुद्धा त्यांना सहकार्य दिलं. आम्ही आमच्या मॅटर त्या दिवसात चालवल्या नाहीत कारण त्यांना वेळ मिळाला नाही म्हणून. त्यांनी तेवढ्या मॅटर चालवल्या आणि त्यातली एकही मॅटर परत आलेलं नाही. इतका विश्वास सुप्रीम कोर्टाने टाकला त्याच्यावरती. तर उगाच काहीतरी खोटे आरोप करून त्यांना बदनाम करणं याच्यामध्ये काही हे नाही, तथ्य नाही.
स्वारस्य असतं तर त्यांनी स्टे दिला नसता. त्यांनी विचारल्यानंतर त्यांनी लगेच स्टेटस को केलाय. त्यामुळे चॅरिटी कमिशनरला ह्या प्रकरणामध्ये गोवण्याचा जो प्रकार केलाय तो निंदनीय आहे, म्हणून त्याचा आम्ही निषेध करतो. त्यासाठी आपण सगळ्यांनी उपस्थित राहून आम्हाला जे सहकार्य केलं त्याबद्दल आपल्या सगळ्या बंधूंचा भगिनींचा मी आभार मानतो. जय हिंद. यह ट्रायल नहीं होना चाहिए, जुडिशियल ऑर्डर को रिस्पेक्ट देना चाहिए और ट्रस्टी लोग खुद ही आते हैं. इन्होंने जो संक्षिप्त में बताया और उसी के लिए हम लोग आपको बुलाया गया है. और जो ये मीडिया के माध्यम से बदनामी किया गया है चैरिटी कमिश्नर का, कलौती साहब का, माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का, और उसके साथ साथ हमारे चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी संस्थाएं हैं सभी का बदनामी इसमें हुआ है. उस बदनामी को आगे नहीं होना चाहिए. इसीलिए जो अफवाहें फैलाई गई है उसको हम लोग खंडन करते हैं, उसका हम लोग निषेध करते हैं. और रणफिसे साहब ने भी बताया वही बात है कि ये जुडिशियल ऑर्डर है और ये ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए वही पार्टी बॉम्बे हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल किया है. और जब तक उसका निकाल नहीं लगता है तब तक यह कोई कहना गलत है कि चैरिटी कमिश्नर साहब ने, कलौती साहब ने जो जजमेंट दिया है 4/4/2025 को वो सही है गलत है. उसको इंतजार करना चाहिए, उसके बाद मीडिया में जाना चाहिए. लेकिन राजनीतिक लोग अपना स्वार्थ लोग खुद फायदे के लिए ये सब प्रोपेगेंडा अफवाह फैलाए हैं जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन का बदनामी हुआ है. उसके लिए हम जो भी अफवाहें फैली है मीडिया में माध्यम से हम उसका बहिष्कार करते हैं, उसका खंडन करते हैं, उसका निषेध करते हैं. सर मेरा सवाल है तो क्या जिस लोगों ने अफवाह फैलाया है तो क्या उनके ऊपर आपका ये एसोसिएशन या जो आपकी टीम है क्या उनके ऊपर मानहानि का दावा करेंगे क्या? नहीं, मानहानि का दावा करने का इसमें सवाल नहीं आता, क्योंकि ये जो एलिगेशंस लगे हैं, जो अफवाहें, जो बदनामी किया गया है वो डायरेक्ट महाराष्ट्र राज्य के जो चैरिटी कमिश्नर कलौती साहब हैं उनके हैं. आपने देखा होगा एक मीडिया पूना का है, उनका संबंध बता दिया कि ये मोहसिनी भाई हैं सीएम जो मुख्यमंत्री फडणवीस साहब के. इसके लिए वो लोग हम लोग उसके खिलाफ नहीं जाना चाहते, न उसके ऊपर टिप्पणी करना चाहते हैं. और ये कंटेंट का सवाल नहीं आता, क्योंकि जो आदमी ने पिटीशन दाखिल किया था वो आदमी खुद ही आकर के 20 तारीख को राइटिंग में देता है कि हम चैरिटी कमिश्नर के खिलाफ मेरा कोई शिकायत नहीं है. तो इसलिए बाहरी लोगों के ऊपर जाने से कोई सवाल नहीं. अगर बाहरी लोग कहाँ हैं, कौन जाता उसको तो खुलासा कीजिए सर. बाहरी लोग तो हम लोग तो नाम जानते नहीं, आप लोग मीडिया के माध्यम से हम लोग को जानकारी मिली है. तो जो मीडिया वाले हैं उनको क्या उनको नोटिस देंगे क्या, उनसे कुछ पूछताछ करेंगे क्या? अब उसके ऊपर हम लोग विचार करेंगे तथ्य मिलने के बाद. सर ये राजनीति से प्रेरित बताया जा रहा है जो पूरा प्रकरण है, टेंडर प्रक्रिया के बाद ये हुआ जब अलॉटमेंट हुआ है, तो क्या इसका जो द्वेष है दूसरे का टेंडर नहीं लगा इसके लिए इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया गया? ये गलत है. आपने देखा है कि ये हमारे पास ऑर्डर की कॉपी है, इसके अंदर जब ये ट्रस्ट ने टेंडर निकाला था उस समय 3 टेंडर आए थे. गोखले लैंडमार्क एलएलपी, भाड़ेकर डेवलपर और रजनीकर रियल्टी. ये 3 टेंडर आए थे. सबसे ज्यादा जो टेंडर था 230 करोड़ का वो गोखले लैंडमार्क था. तो चैरिटी कमिश्नर को तो वही देखना है कि ट्रस्ट का कितना फायदा, कैसे फायदा होगा. जो ज्यादा ऑफर दिया उसके नाम से परमिशन उन्होंने दिया. अभी यहाँ इस कॉन्फ्रेंस को आने के पहले मैंने टीवी पे देखा, टीवी पे ये खबर आई थी कि गोखले जिसके नाम से टेंडर निकला है उन्होंने ट्रस्ट को ईमेल भेजा है कि हम ये टेंडर कैंसिल करते हैं, विड्रॉ करते हैं. तो उसका मतलब ये हो गया कि पूरी बात खत्म हो गई. अगर गोखले ने टेंडर विड्रॉ कर लिया तो इसका मतलब राजनीतिक एक उठापटक के कारण वो पीछे हट गए ये ट्रस्ट की जमीन लेने से. ये तो मैं नहीं बता सकता, उसके बारे में नहीं कह सकते.
कनेक्ट नहीं। तो सर क्या आयुक्त महोदय ने मुख्यमंत्री या सिस्टम को पूरा उन्होंने कंप्लेन दिया है या ये जो अपना विरोध जताने का काम किया है क्या? नहीं, देखिए चैरिटी कमिश्नर जो पोस्ट होती है वो जुडिशियल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट जज रहते हैं, तो उनका हर कंप्लेंट पे लिखने की जरूरत नहीं है। वो डिपार्टमेंट उनका अलग है, उनका गार्जियन हाई कोर्ट रहता है, वो देखेंगे। लेकिन अभी तक ऐसी कोई जरूरत नहीं है। हम लोग बाहर की तरफ से उनका खंडन कर रहे हैं, जब उनकी जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, जरूरत नहीं है इसकी। मगर इतना चला है चुनाव आयुक्त आरोप लगाना, धर्मदाय आयुक्त आरोप लगाना, लेकिन आरोप लगाने से पहले उसको कुछ तथ्य देते हैं। इसीलिए तो हमने लिखा है, ये जो आया है आपको निषेध किया है, उसमें लिखा है कि बिना उसका तथ्य जाने जानकारी लिए पेपर वर्क किए सीधा एलिगेशन आरोप तय कर दिया कि ये चैरिटी कमिश्नर ने ऐसा किया वैसा किया। ये तो होना चाहिए था। मगर दो एसोसिएशन के आप अध्यक्ष बैठे हैं, इतने दिन का आप वकालत का अनुभव है, क्या आपको लगता है कि जानबूझ करके ये इन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई है? हमको तो लगता है क्लियर कट लगता नहीं, दिखता है। जिस तरह से मीडिया में आ रहा है और मीडिया में जो एग्रीव पार्टी है, जो कंप्लेनेंट है, वो तो मीडिया के सामने आज तक नहीं आए। उनके बिहाफ में पूरी मीडिया के लोगों के सामने जाकर के इंटरव्यू दे रहे हैं, वो तो गलत है। नितिन साहब मेरी 40 साल से ज्यादा वकालत हो गई है। ऐसे प्रसंग हमने बहुत देखे हैं। हर प्रसंग में कुछ ना कुछ तो होता ही है, तभी उसका बात का बतंगड़ बनता है। ऐसा नहीं होता है कि कुछ भी नहीं है और कुछ ना कुछ होता है, लेकिन कोई करता कोई है, बोलता कोई है और वो जाता डायरेक्शन में जाता है। ऐसा है। यानी मुझे ये शॉर्ट में बताना है, जो कुछ दिमाग में आया होगा और ट्रस्टी के दिमाग में आया होगा पहले कि हमको क्या करना है, ये प्रॉपर्टी बेचना है, नहीं बेचना है, बेच के क्या करना है। क्योंकि चैरिटी कमिश्नर के सामने आने के पहले उनको सब बताना पड़ता है कि प्रॉपर्टी बेच के जो पैसा आएगा 230 करोड़ रुपया आएगा, उसको क्या करेंगे, उसको बताना पड़ता है उनको कि उसको ट्रस्ट के माध्यम के लिए, ट्रस्ट के हित में हम कैसा इन्वेस्ट करेंगे या क्या करेंगे। वो पूरा प्रोसीजर उनको पूरा क्या बोलते हैं उसको कंप्लीट सर्कल के हिसाब से बताना पड़ता है। हम ये स्टेप लेंगे, ये करेंगे वगैरह वगैरह। तो वो पूरा सोच के ट्रस्टी आते हैं चैरिटी कमिश्नर के पास, और चैरिटी कमिश्नर को चैरिटी कमिश्नर क्या होता है, एक बात सिंपल समझ लीजिए, ये सैंक्शन जो होती है, ये चैरिटी कमिश्नर इज लाइक अ वॉच डॉग ऑन बिहाफ ऑफ द जनरल पब्लिक। उनका काम है ये जो ट्रांजैक्शन उनके सामने आया है वो सही है या गलत है वो देखना, और जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में उसको देखना कि ये जो काम किया है उन्होंने प्रॉपर स्टेप एंड प्रोसीजर प्रॉपर फॉलो किया है कि नहीं, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर है क्या, वो जो करने वाले जो स्टेप्स लेने वाले हैं वो ट्रस्ट के हित में है क्या, ये सब देख के वो एक तो एप्लीकेशन अलाउ करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि अलाउ ही करना चाहिए, वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो वो सोचने के लिए वो उनके जुरिडिक्शन में आता है, उनको लगता है कि एक काम करने से, सैंक्शन देने से ट्रस्ट का फायदा है तो सैंक्शन देते हैं। उनको लगता है कि ट्रस्ट के हित में नहीं है तो सैंक्शन रिफ्यूज करते हैं, डिक्लाइन करते हैं, एप्लीकेशन रिजेक्ट करते हैं। उसके बाद में एप्लीकेशन अलाउ किया या रिजेक्ट किया, जो एग्रीव पार्टी है वो हाईकोर्ट में उसको पिटीशन के हिसाब से चैलेंज करे। इधर कोई उसका रेगुलर चैलेंज करने के लिए दूसरा कोई सेक्शन नहीं है, इसके लिए रिट पिटीशन ही फाइल करना पड़ता है। और जैसा अपने इसमें फाइल हुआ है और जैसे मैं अभी बताया, वो गोखले वाले ने तो ईमेल ही भेजा कि हम वापस ले रहे हैं, तो वो 1 मिनट में रिट पिटीशन भी विड्रॉ हो जाएगा, सब बात खत्म हो जाएगी। एक बात बताना चाहता हूँ कि जो 4 अप्रैल 2025 में करोती साहब ने जो सेल परमिशन दिया था गोखले कंपनी के लिए, उसमें एक क्लॉज उन्होंने डाल दिया था कि द डीड ऑफ सेल ट्रांसफर बी एग्जीक्यूटेड ओनली आफ्टर रिसीप्ट ऑफ द एंटायर अमाउंट ऑफ सेल कंसिडरेशन। ये ऐसा जजमेंट बहुत कम देते हैं, लेकिन उन्होंने ट्रस्ट का इंटरेस्ट को सेफगार्ड करते हुए जजमेंट दिया कि जब तक पूरा पैसा नहीं आता ट्रस्ट के अकाउंट में 230 करोड़, तब तक ये सेल डीड रजिस्टर भी नहीं होगी। इससे ज्यादा सेफगार्ड क्या कर सकते हैं? चलिए, इसके बावजूद भी
लोग उनके खिलाफ शिकायत या बदनामी कर रहे हैं वो गलत है, उसकी निंदा हम लोग करते हैं। जी 4/4/2025 जी माननीय धर्मादाय आयुक्त साहेबांनी ऑर्डर केलेली आहे की एक तो ज्युडिशियल ऑर्डर आहे, ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑर्डर नाही आहे. त्याच्या विरुद्ध जर का कोणी गेलं, एनीवन हू इज अग्रीव्ड बाय दॅट ऑर्डर, ही हॅज राईट टू चॅलेंज. देर शुड नॉट बी एनी ट्रायल बाय द मीडिया अगेन्स्ट सच ऑर्डर. You are making allegations against a person of a district, cadre of a district judge. You think twice before making such allegations. अभी सबका मैटर चालू है, इसलिए जा रहे हैं. अभी हमारे प्रस्ताव दिला की आम्हाला अशी अशी जमीन विकायची आहे, त्याला परवानगी द्या. चॅरिटी कमिशनर ट्रस्टींकडे जात नाही. त्यामुळे सुरुवात कोणी केली? चॅरिटी कमिशनरने केली का? आणि जेव्हा प्रस्ताव दाखल होतो त्याच्या अगोदर काही रिक्विजिट स्टेप्स घ्याव्या लागतात. त्या रिक्विजिट स्टेप्स असतात की आम्हाला जमीन का विकायची आहे, आम्हाला का गरज आहे. त्याला आम्ही एक कंपेलिंग नेसेसिटी म्हणतो की त्याच्याशिवाय पर्याय नाही, म्हणून आम्हाला जमीन विकायची आहे आणि त्याच्यासाठी आपण परवानगी द्यावी. त्यानंतर त्याचा रिझोल्युशन पास होतो, त्यांना करावा लागतो. तो सुद्धा एकतर एकमताने किंवा बहुमताने करावा लागतो. त्यानंतर त्याचं व्हॅल्युएशन करावं लागतं. आता मीडियामध्ये मी स्वतः ऐकलेलं आहे, ज्यांनी काही परिषद घेतली होती, जो काही त्या याच्यावरती टिप्पणी करत होता जो सद्गृहस्थ, तर ही 230 कोटीची प्रॉपर्टी 450, 450, 500 कोटीची आहे. आता हे म्हणायचा अधिकार कोणाला आहे साहेब? जो व्हॅल्युअर आहे तो व्हॅल्युअर म्हणजे गव्हर्नमेंट अप्रूव्ड व्हॅल्युअर असतात, त्यांनाच तो अधिकार असतो. वकिलाला नसतो. चॅरिटी कमिशनरला पण हा अधिकार नाही की त्याचं व्हॅल्युएशन ठरवायचा. व्हॅल्युएशन ठरवायचा अधिकार गव्हर्नमेंट अप्रूव्ड व्हॅल्युअर असतो. एखाद्याचा व्हॅल्युएशनचा हे पटला नाही तर तुम्ही दुसऱ्या कुठच्या तरी सिनियरकडे जाऊन तुम्ही व्हॅल्युएशन करू शकता. पण फक्त मीडियामध्ये रंगवायचा की 250 कोटीची प्रॉपर्टी, 500 कोटीची प्रॉपर्टी 250 कोटीला विकायचा परवानगी दिली चॅरिटी कमिशनर. ह्याने काय होतं काय की लोकांचा चॅरिटी कमिशनरच्या हा धर्मादाय संघटनेवरचा विश्वास उडतात आणि त्याचा परिणाम सगळ्यांवरतीच होतो. आणि एकदा अशी बातमी आली की जो प्रस्ताव आता चॅरिटी कमिशनरच्या समोर असेल, आमचे दुसरे काही पेंडिंग मॅटर्स असेल, चॅरिटी कमिशनर प्रत्येकाकडे त्या नजरेने बघणार, अरे ही 30 कोटीची सँक्शन मागितली आहे, ही प्रॉपर्टी 80 कोटीची असेल, मग थांबवा, स्लो करा. ह्याने नुकसान बाकीचे जे जेन्युइन ट्रस्ट आहेत त्यांचं होतं. म्हणून ही जी परिषद आहे ती आपण ह्याच्यापुरती रिस्ट्रिक्ट ठेवूया की दोष कोणाचा आहे तो मुळात बघितला पाहिजे आणि त्याचा दोषाचा खापर चॅरिटी कमिशनच्या उगाच डोकी फोडण्यात काही अर्थ नाही. आणि मला तुम्हाला सांगायला अतिशय अभिमानाने आणि आनंदाने आणि मी विश्वासाने सांगू शकतो, हे जे धर्मादाय आयुक्त आहेत ते आल्यापासून त्यांनी एकही असा निर्णय दिलेला नाही की तो निर्णय वादग्रस्त असेल. इवन सुप्रीम कोर्टाने त्यांच्यावरती इतका विश्वास टाकला होता आणि इतक्या मॅटर सुप्रीम कोर्टाने डायरेक्टली ह्या साहेबांकडे, चॅरिटी कमिशनकडे, जे कलोती साहेब आहेत त्यांच्याकडे विश्वासाने पाठवल्या. त्या विश्वासाने त्यांनी त्या ऑर्डर्स पास केल्या आणि त्याचा मोठा नंबर होता, कमी वेळ होता, तेवढ्या वेळात त्यांनी पूर्ण हे केलं आणि त्यांना त्या ऑर्डर करता यावं म्हणून आम्ही सुद्धा त्यांना सहकार्य दिलं. आम्ही आमच्या मॅटर त्या दिवसात चालवल्या नाहीत कारण त्यांना वेळ मिळणार नाही म्हणून. त्यांनी तेवढ्या मॅटर चालवल्या आणि त्यातली एकही मॅटर परत आलेलं नाही. इतका विश्वास जर सुप्रीम कोर्टाने टाकला आहे त्यांच्यावरती, तर उगाच काहीतरी खोटे आरोप करून त्यांना बदनाम करणं ह्याच्यामध्ये काही हे नाही, तथ्य नाही त्यात. म्हणून मी आपल्याला एवढं सांगू इच्छितो की प्रस्ताव ट्रस्टींकडून येतो. ट्रस्टी जेव्हा प्रस्ताव पाठवतात तर ट्रस्टींनी समजा एखादी माहिती लपवली असेल, जसं ह्याच्यामध्ये ते मंदिर वगैरे होतं ते काय लपवलं वगैरे असं आरोप आहेत वगैरे. आता त्याची आम्हाला म्हणजे मला प्रत्यक्ष माहिती नाही म्हणून मी काही बोलत नाही. पण जर अर्जदारांनी काही माहिती लपवली असेल आणि माझ्या माहितीनुसार आमच्याकडे ही पद्धत आहे, ऑर्डर करायच्या अगोदर आम्ही इव्हिडन्स ॲफिडेविट घेतो. शपथेवरती त्या ट्रस्टींना आम्ही लिहून घेतो त्यांच्याकडून
की ही वस्तुस्थिती आहे, तर त्यांनी त्याच्यात सुद्धा जर मंदिर दाखवलं नसेल किंवा मंदिरची हे वगळलं असेल, लपवलं असेल, तर ह्याचा दोष कोणाचा? चॅरिटी कमिशनरचा नाही. चॅरिटी कमिशनरनी जर प्रोसिजर पाळलं नसतं तर आपण चॅरिटी कमिशनरला दोष देऊ शकलो असतो. आणि जर ट्रस्टींनी जर जाणीवपूर्वक विचारपूर्वक काही गोष्टी लपवल्या असतील आणि त्याप्रमाणे जर ह्यानी जर ऑर्डर झाली असेल तर त्याला चॅलेंज करणं हा तर एक आहेच. आणि मला एक प्रामुख्याने तुम्हाला सांगावं असं वाटेल, जर त्यांना किंचितही काहीतरी स्वारस्य असतं तर त्यांनी स्टे दिला नसता. त्यांनी विचारल्यानंतर त्यांनी लगेच स्टेटस को केला आहे. त्यामुळे चॅरिटी कमिशनरना ह्या प्रकरणामध्ये गोवण्याचा जो प्रकार केला आहे तो निंदनीय आहे, म्हणून त्याचा आम्ही निषेध करतो आहे. त्यासाठी ही आपण सगळ्यांनी उपस्थित राहून आम्हाला जे सहकार्य केलं त्याबद्दल आपल्या सगळ्या बंधूंचं भगिनींचं मी आभार मानतो. जय हिंद. में सवाल नहीं आता, क्योंकि ये जो एलिगेशंस लगे हैं, जो अफवाहें, जो बदनामी किया गया है, वो डायरेक्ट महाराष्ट्र राज्य के जो चैरिटी कमिश्नर कलोती साहब हैं उनके हैं. आपने देखा होगा एक मीडिया पूना का है, उनका संबंध बता दिया कि ये मौसेरी भाई हैं सीएम जो मुख्यमंत्री फडणवीस साहब के. इसके लिए वो लोग हम लोग उसके खिलाफ नहीं जाना चाहते, न उसके ऊपर टिप्पणी करना चाहते हैं. और ये कंटेम्प्ट का सवाल नहीं आता, क्योंकि जो आदमी ने पिटीशन दाखिल किया था वो आदमी खुद ही आकर के 20 तारीख को राइटिंग में देता है कि हम चैरिटी कमिश्नर के खिलाफ मेरा कोई शिकायत नहीं है. तो इसलिए बाहरी लोगों के ऊपर जाने का कोई सवाल नहीं है. बाहरी लोग खुलासा कीजिए सर. बाहरी लोग तो हम लोग तो नाम जानते नहीं, आप लोग तो मीडिया के माध्यम से हम लोगों को जानकारी मिली है. तो जो मीडिया वाले हैं उनको क्या हमको नोटिस देंगे, क्या उनसे कुछ पूछताछ करेंगे? अब उसके ऊपर हम लोग विचार करेंगे तथ्य मिलने के बाद. सर, ये राजनीति से प्रेरित बताया जा रहा है जो पूरा प्रकरण है, टेंडर प्रक्रिया के बाद हुआ है, तो क्या इसका जो द्वेष है दूसरे का टेंडर नहीं लगा इसके लिए इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया? ये गलत है. आपने देखा है कि ये हमारे पास ऑर्डर की कॉपी है, इसके अंदर जब भी ट्रस्ट ने टेंडर निकाला था उस समय 3 टेंडर आए थे. गोखले लैंडमार्क एलएलपी, भाड़ेकर डेवलपर और राजनेकर रियल्टी, ये 3 टेंडर आए थे. सबसे ज़्यादा जो टेंडर था 230 करोड़ का वो गोखले लैंडमार्क था. तो चैरिटी कमिश्नर को तो वही देखना है कि ट्रस्ट का कितना फ़ायदा, कैसे फ़ायदा हो जाए. जो ज़्यादा ऑफर दिया उसके नाम से परमिशन उन्होंने दिया. नीतीश अभी यहाँ इस कॉन्फ्रेंस को आने के पहले मैंने टीवी पे देखा, टीवी पे ये खबर आई थी कि गोखले जिसके नाम से टेंडर निकला है उन्होंने ट्रस्ट को ईमेल भेजा है कि हम ये टेंडर कैंसिल करते हैं, विड्रॉ करते हैं. तो उसका मतलब ये हो गया कि पूरी बात खत्म हो गई. तो आगे जाने क्या मतलब. और अगर गोखले ने टेंडर विड्रॉ कर लिया तो उसका मतलब राजनीतिक एक उठापटक के कारण पीछे हट के ट्रस्ट की जमीन ले लेंगे. ये तो मैं नहीं बता सकता, हम उसके बारे में नहीं बोल सकते, कमेंट नहीं कर सकते. सर, क्या आयुक्त महोदय ने मुख्यमंत्री या सिस्टम को पूरा उन्होंने कंप्लेन दिया है या ये जो अपना विरोध जताने का काम किया है? नहीं, देखिए चैरिटी कमिश्नर जो पोस्ट होती है वो जुडिशियल ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट जज हैं रहते हैं, तो उनका हर कंप्लेंट पे लिखने की ज़रूरत नहीं है. वो डिपार्टमेंट उनका अलग है, उनका गार्जियन हाई कोर्ट रहता है, वो देखेंगे. लेकिन अभी तक ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है. हम लोग बात की तरफ से उनका खंडन कर रहे हैं, जब उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो करेंगे, ज़रूरत नहीं है इसकी. और आजकल का ट्रेंड चला है चुनाव आयोग पर आरोप लगाना, धरना आयोग पर आरोप लगाना, लेकिन आरोप लगाने से पहले उनको कुछ तथ्य देते हैं. इसीलिए तो हमने लिखा है, ये जो आया है आपको निषेध किया है उसमें लिखा है कि बिना उसका तथ्य जाने, जानकारी लिए, पेपर वर्क किए, सीधा एलिगेशन आरोप तय कर दिया कि ये चैरिटी कमिश्नर ने ऐसा किया वैसा किया. ये तो होना चाहिए था. तो दो एसोसिएशन के आप अध्यक्ष बैठे हैं, जिनका आपका वकालत का अनुभव है, क्या है आपको लगता है कि जानबूझ करके ये बदनाम करने की कोशिश की? हमको तो लगता है क्लियर कट, लगता नहीं दिखता है. जिस तरह से मीडिया में आ रहा है
और मीडिया में जो एग्रीव पार्टी है, जो कंप्लेनेंट हैं, वो तो मीडिया के सामने आज तक नहीं आए। उनके बिहाफ में पूरी मीडिया के लोग के सामने जाकर के इंटरव्यू दे रहे हैं, तो वो तो गलत है। नितिन साहब बताइए आप। मेरी 40 साल से ज़्यादा वकालत हो गई है। ऐसे प्रसंग हमने बहुत देखे हैं। हर प्रसंग में कुछ ना कुछ तो होता ही है, तभी उसका बात का बतंगड़ बनता है। ऐसा नहीं होता है कि कुछ भी नहीं है और कुछ ना कुछ होता है, लेकिन कोई करता कोई है, बोलता कोई है और वो जाता भलते ही डायरेक्शन में जाता है। ऐसा है। यानी मुझे ये शॉर्ट में बताना है, जो कुछ दिमाग में आया होगा वो ट्रस्टी के दिमाग में आया होगा पहले कि हमको क्या करना है, ये प्रॉपर्टी बेचना है, नहीं बेचना है, बेच के क्या करना है। क्योंकि चैरिटी कमिश्नर के सामने आने के पहले उनको सब बताना पड़ता है कि प्रॉपर्टी बेच के जो पैसा आएगा 230 करोड़ रुपया आएगा, उसको क्या करेंगे, उसको बताना पड़ता है उनको कि उसको ट्रस्ट के माध्यम के लिए, ट्रस्ट के हित में हम कैसा इन्वेस्ट करेंगे या क्या करेंगे। वो पूरा प्रोसीजर उनको पूरा क्या बोलते हैं उसको कंप्लीट सर्कल के हिसाब से बताना पड़ता है। हम ये स्टेप लेंगे, ये करेंगे वगैरह वगैरह। तो वो पूरा सोच के ट्रस्टी आते हैं चैरिटी कमिश्नर के पास। और चैरिटी कमिश्नर को चैरिटी कमिश्नर क्या होता है, एक बात सिंपल समझ लीजिए। ये सैंक्शन जो होती है, ये चैरिटी कमिश्नर इज लाइक अ वॉच डॉग ऑन बिहाफ ऑफ द जनरल पब्लिक। उनका काम है ये जो ट्रांजैक्शन उनके सामने आया है वो सही है या गलत है वो देखना, और जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में उसको देखना कि ये जो काम किया है उन्होंने प्रॉपर स्टेप यानी प्रोसीजर प्रॉपर फॉलो किया है क्या नहीं, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर है क्या, वो जो करने वाले जो स्टेप्स लेने वाले वो ट्रस्ट के हित में है क्या, ये सब देख के वो एक तो एप्लीकेशन अलाउ करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि अलाउ ही करना चाहिए, वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो वो सोचने के लिए वो उनके जुरिडिक्शन में आता है। उनको लगता है कि ये काम करने से, सैंक्शन देने से ट्रस्ट का फायदा है तो सैंक्शन देते हैं। उनको लगता है कि ट्रस्ट के हित में नहीं है तो सैंक्शन रिफ्यूज़ करते हैं, डिक्लाइन करते हैं, एप्लीकेशन रिजेक्ट करते हैं। उसके बाद में एप्लीकेशन अलाउ किया या रिजेक्ट किया, जो एग्रीव पार्टी है वो हाईकोर्ट में उसको रिट पिटीशन के हिसाब से चैलेंज करे। इधर कोई उसका रेगुलर चैलेंज करने के लिए दूसरा कोई सेक्शन नहीं है, इसके लिए रिट पिटीशन ही फाइल करना पड़ता है। और जैसा अपने इस पर फाइल हुआ है और जैसे मैं अभी बताया, वो गोखले वालों ने तो ईमेल ही भेजा कि हम वापस ले रहे हैं, तो वो 1 मिनट में रिट पिटीशन भी विड्रॉ हो जाएगा, सब बात खत्म हो जाएगा। अभी एक बात बताना चाहता हूँ कि जो 4 अप्रैल 2025 में कलोती साहब ने जो सेल परमिशन दिया था गोखले कंपनी के फेयर में, उसमें एक क्लॉज उन्होंने डाल दिया था कि द डीड ऑफ सेल ट्रांसफर बी एग्जीक्यूटेड ओनली आफ्टर रिसीप्ट ऑफ द इंटायर अमाउंट ऑफ सेल कंसिडरेशन। ये ऐसा जजमेंट बहुत कम देते हैं, लेकिन उन्होंने ट्रस्ट का इंटरेस्ट को सेफगार्ड करते हुए जजमेंट दिया कि जब तक पूरा पैसा नहीं आता ट्रस्ट के अकाउंट में 230 करोड़, तब तक ये सेल डीड रजिस्टर भी नहीं होगा। इससे ज़्यादा सेफगार्ड क्या कर सकते हैं चैरिटी? इसके बावजूद भी लोग उनके खिलाफ शिकायत या बदनामी कर रहे हैं, वो गलत है, उसकी निंदा हम लोग करते हैं।